हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in particular amount of solvent at given temperature। तो आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है ऑफ सॉल्वेंट है, आप उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हेन नो मोर अमाउंट of solute can be dissolved in solvent at given temperature। आप टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और तब आपका उसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो उस स्टेज को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी का बड़ा एक बेसिक रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आपके पोलर सॉल्यूट होंगे, पोलर सॉल्यूट आर हाईली सॉल्युबल in polar solvents and insoluble in non-polar solvents। Similarly, non-polar solute are highly soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvent। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जैसे कि आपका HCl है, डेल प्लस डेल माइनस, तो यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो इसका नेट डाइपोल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये आपका पोलर सॉल्यूट है। वाटर, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल माइनस डेल प्लस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल माइनस डेल प्लस। ऊपर से ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी हैं तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये भी पोलर है। तो अगर हम बात करें जैसे कि HCl गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, these gases are highly soluble in water। these gases are highly soluble
in polar solvents like water but insoluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनका नेट डाइपोल इक्वल टू जीरो होता है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, एनहेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर, ये सारे वो सॉल्वेंट हैं जिनमें नेट डाइपोल इक्वल टू जीरो होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री ये है, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नेट डाइपोल किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी नॉन पोलर गैस है। सेम अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में दोनों एटम सेम है और यहाँ पे सिमिट्री है, जिन मॉलिक्यूल में सिमिट्री होती है वो उन मॉलिक्यूल का भी नेट डाइपोल इक्वल टू जीरो होता है। तो दीज गैसेज आर नॉन पोलर। तो बताएं इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में हाई होगी या लो होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेज are very less soluble in polar solvents and highly soluble in non polar solvent। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट्स क्या है हमारे पास। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है डाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डाई सॉल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना। आप एक सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। तो एक बात समझ ले कि डाई सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मान के चलें आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो जब भी आप एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक पाया गया है, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये डिसॉल्व होकर क्या बना रहा होगा, सॉल्यूशन बना रहा होगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट और इक्विलिब्रियम पर सारे पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाती हैं। अब अगर आप इस इक्विलिब्रियम स्टेट का टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और लीच एडलर ने कहा था अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय चेंजिंग एनी ऑफ कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, देन इक्विलिब्रियम विल अंडू योर इफेक्ट। अब आपने इस इक्विलिब्रियम का यानी कि मोस्ट स्टेबल स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम वापस अटेन करने के लिए आपके इफेक्ट को अंडू करना पड़ेगा। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट साइड कंज्यूम होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड अगर कंज्यूम होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज, मतलब जितना आपका सॉलिड है अब वो और डिसॉल्व होने लग जाएगा, तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो और बढ़ने लग जाएगी।
इसी का अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब उसको हीट बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। और हीट बनेगी कब? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो हीट भी बनेगी, तो सेम टाइम पर आपका सॉलिड अलग होने लगेगा और लिक्विड अलग होने लगेगा, तो ये सेपरेट होने लगेंगे। तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज होगी। तो ये आप सिंपल सी बात याद रखें कि +1 में ली चैटलर ने क्या कहा था कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन when temperature is increased। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और वहीं अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं अब, दैट इज डाई सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। जब आप एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब इस सॉल्यूशन को जब बनाया जाएगा तो उस टाइम पर हीट रिलीज होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो जैसे आपके पास, मान ले आपके पास गैस सॉल्यूट है और आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है और आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा और ये हीट रिलीज करेगा। अब एक पॉइंट आएगा जब आपका गैस डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिसॉल्व की जा सकती है। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो सारी फिजिकल टर्म्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर आप अब क्या करेंगे, अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने हीट को बढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम आपके इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करता है, तभी तो वापस स्टेबल हो पाएगा। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर कम करने के लिए हीट को कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप हीट को कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये खर्च होगा, ये खर्च होगा तो रिएक्टेंट बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका मतलब गैस अलग हो रही है और लिक्विड अलग हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। और यहीं पर अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया फिर भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब आपने टेम्परेचर कम किया है तो वो हीट बनाने की कोशिश करेगा। हीट बनेगी कब? जब आपका लेफ्ट साइड कंज्यूम होगा, तब आपका सॉल्यूशन भी बनेगा और हीट भी बनेगी। अब और सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। तो ये बात आप याद रखें कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है। जब गैस और लिक्विड का केस होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आप यहाँ पे एक बात याद रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन
when temperature is increased and vice versa। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई हो। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, aquatic animals are more comfortable in cold water rather than warm water। तो जैसे आपके पास जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, वो रेस्पिरेट करते हैं कि जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है। अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वैसे ही वाटर में बहुत कम है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर गैस है और ये एक पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये बहुत कम डिज़ोल्व होता है। ये सॉल्यूशन बन चुका है और ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अगर आपका पानी ठंडा है, यानी कि आपने टेम्परेचर को क्या किया है, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपके इफेक्ट को अंडू करेगा। कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर कम किया है आपने, तो वो टेम्परेचर बनाने की कोशिश करेगा। हीट बनाने के लिए उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, इनको कंज्यूम होना पड़ेगा, और जब ये कंज्यूम होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हीट भी बनेगी और सॉल्यूशन भी बनेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीजेज। तो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर increases, therefore more oxygen is available for aquatic animals for respiration। सो दे फील मोर कंफर्टेबल। और वहीं पर अगर आपने पानी को गर्म कर दिया तो इसका मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा, तो उनके लिए रेस्पायर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम वहीं पे वार्म वाटर की बात करें, इन वार्म वाटर, इसका मतलब आपने टेम्परेचर क्या किया है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऑक्सीजन गैस अलग होने लग जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज। सो it become difficult for aquatic animals to respire। This is all about temperature। नेक्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज प्रेशर। तो अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल हैं, तो उसको आप कंप्रेस कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं गैस इन लिक्विड की। तो जैसे मान के चलें, आप जानते हैं कि जनरली जो गैसेस होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं। यह आपका पानी है, वाटर, और ये हमारे पास लगा हुआ है एक पिस्टन। यहाँ पर हमारी गैस है। अब आपने क्या करा, आपने अप्लाई किया प्रेशर, प्रेशर इज अप्लाइड। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन कहाँ जाएगा,
पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, तो जो गैस है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? विद इंक्रीज इन प्रेशर solubility of gas in liquid also increases। तो एक बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये। तो आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस लिक्विड के अंदर उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं मास ऑफ गैस डिज़ोल्व्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। आप जितना ज़्यादा गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे मास ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहें तो आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, के मल्टीप्लाई प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। के इज़ नथिंग just a constant। What is this? This is mass of gas dissolved। And what is this? This is partial pressure applied on gas। तो अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होता है। तो यहीं पर हम एक्सप्लेन करते हैं हेनरीज लॉ को। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure अप्लाइड ऑन गैस। आप जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतना ही ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर आप इस कांस्टेंट को हटाना चाहें तो आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज के एच। और सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया था मोल फ्रैक्शन से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है तो मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा? गैस का। दिस इज हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे पी गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन gas। What is KH? Henry's constant। What is this? This is solubility of gas in liquid, जिसको मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये था आपके पास हेनरीज लॉ। तो क्या इक्वेशन आई है हमारे पास? हमारे पास आया है पी गैस इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी नो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप ऐसा करें, वाई एक्सिस पर आप ले लें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और एक्स एक्सिस पर आप ले लें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इंटरसेप्ट आपका 0 है, स्लोप आपकी पॉजिटिव है, मतलब आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा।
और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो आपको प्रोवाइड करेगी हेनरीज कांस्टेंट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ और बातें अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि पी गैस इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो अगर आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन को नीचे लेकर आ जाएं तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, दैट इज पी गैस ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच। यानी कि आप कह सकते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जिस गैस का KH वैल्यू हाई होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बहुत कम होगी। तो KH की वैल्यू स्लोप से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले KH होता क्या है, KH इज हेनरीज कांस्टेंट फॉर गैस dissolved in liquid। कांस्टेंट है। अगर किसी का KH वैल्यू हाई है, तो अभी आपने देखा कि इनवर्स रिलेशन है इसका सॉल्युबिलिटी के साथ। अगर किसी का KH वैल्यू हाई है तो उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी इन लिक्विड वो बहुत कम होगी। तो जैसे मान ले हमारे पास एक क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये गैस A है, ये गैस B है और ये गैस C है। आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आप जानते हैं कि जो हेनरीज लॉ का ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो आपको KH देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो गैस A का है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी हेनरीज कांस्टेंट की, वी नो स्लोप ऑफ हेनरीज लॉ प्रोवाइड हेनरीज कांस्टेंट। तो ये गैस A का स्लोप है तो ये KH वैल्यू होगी, इसका स्लोप KH वैल्यू देगा A का, इसका स्लोप KH वैल्यू देगा B गैस का, और इसका स्लोप KH वैल्यू देगा C का। तो जो स्लोप सबसे ज़्यादा है वो A है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप फॉर गैस A इज़ वेरी हाई। तो जिस गैस का KH वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो सबसे कम सॉल्युबल होगी A, और C का KH वैल्यू सबसे कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके बाद B और उसके बाद C, मतलब C इज़ हाईली सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है ये बात। वी नो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH का वैल्यू इंक्रीज होगा। इसका मतलब
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका KH वैल्यू भी बढ़ेगा। इस बात को आप याद रखें, एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर सेम गैस इन लिक्विड KH वैल्यू विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट we have applications of Henry's law। तो जितनी भी एरेटेड रिंग्स होती हैं, जितने भी बेवरेजेस होते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आर सील्ड एट हाई प्रेशर। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड बढ़ती है, दैट्स वाई दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। नेक्स्ट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइवर्स carry cylinders diluted with helium to avoid bends। जैसे क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मेन गैसेस हैं। तो जब हम सरफेस पर होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, जिसमें से ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बट नाइट्रोजन सरफेस पर जो प्रेशर है वो 1 atm है, और 1 atm पर जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती है, नॉट डिज़ोल्व इन ब्लड। 1 atm पर नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती है। ठीक है जी। अब डाइवर ने सिलेंडर लिया जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, डाइवर चला गया बल्क में, नीचे चला गया। अब हम जानते हैं कि नीचे जब हम जाते हैं तो बल्क में प्रेशर बढ़ता है, हाई प्रेशर है। अब प्रेशर हाई हुआ तो जब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ता है। तो अगेन ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हुई, वो तो पहले भी हो रही थी। ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हुई उसका यूज़ कर लिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। पहले नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, लेकिन अब प्रेशर बढ़ गया तो नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई, सॉल्युबल इन ब्लड। लेकिन नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, ये यूटिलाइज नहीं होती, तो ये गैस हमारे ब्लड में एज सच ही पड़ी रहती है। अब जैसे ही डाइवर अपना काम खत्म करके ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ प्रेशर अगेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे ही प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ये यूज़ तो हुई नहीं, ये ब्लड में वैसी ही पड़ी थी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेज विच लीक्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे ब्लड वेसल में से लीक आउट होने लग जाती है, विच मेक डाइवर अनकॉन्शियस एंड समटाइम लीड्स टू डेथ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड। तो नाइट्रोजन जो था उससे डाइवर को एक कंडीशन क्रिएट हो रही थी जिसका नाम था बेंड। तो बेंड को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, जो सिलेंडर्स थे उनको किससे डाइल्यूट कर दिया गया, सिलेंडर्स आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। टू अवॉइड बेंड, हीलियम डालने से क्या हुआ, नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन कम हो गई,
तो उससे बेंड होने के चांसेस भी कम हो गए। दैट्स वाई स्कूबा डाइवर्स कैरी सिलेंडर्स डिल्यूटेड विद हीलियम। तो अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो नेक्स्ट वी हैव people living at higher altitudes are suffering from a disease called anoxia। बेसिकली क्या होता है, जब आप हाइट पर जाते हैं तो हाइट पर प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है इन ब्लड डिक्रीजेज। तो इसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उनको थिंकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बोन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो कहाँ कहाँ पर आपका हेनरीज लॉ काम नहीं करता है? सबसे पहली बात, गैस should be at low pressure and high temperature। अगर आपकी गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होगी तभी वो हेनरीज लॉ फॉलो करती है, अदरवाइज वो हेनरीज लॉ फॉलो नहीं करती है। दूसरी बात, गैस डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड। आपकी जो गैस है वो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज तो वो सॉल्यूशन ही नहीं रह जाएगा और वहाँ पर आपका हेनरीज लॉ भी काम नहीं करता है। थैंक यू। ऐड हो जाएगा तो कोई बात नहीं।